हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं हिंदी शिक्षण वीडियो से संबंधित सवाल, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये सवाल किसी भी रीट परीक्षा, टेट परीक्षा या किसी भी अन्य राज्य की स्टेट टेट के लिए उपयोगी है। इन वीडियो की सहायता से आप अपने हिंदी में पूरे अंक ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, अनुकरण विधि का किस में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें अनुकरण विधि किस में काम में ली जाती है। तो अनुकरण विधि का प्रयोग रचना शिक्षण में, अभिव्यक्ति की शिक्षा में, द्वितीय भाषा शिक्षण में, इन सभी में अनुकरण विधि का उपयोग लिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे तीनों ही ऑप्शन राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अनुकरण विधि को किस स्तर के लिए उपयोगी माना गया है। तो दोस्तों, अनुकरण विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। हमारा तीसरा सवाल है, छोटी कक्षाओं में किस तरह का वाचन लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं छोटी कक्षाओं में सामूहिक वाचन लाभदायक होता है। हमारा चौथा सवाल है दोस्तों, इकाई विधि का सबसे बड़ा गुण क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर इकाई विधि का सबसे बड़ा गुण है प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा कौशल का विकास करना। राइट आंसर होगा बी। हमारा पांचवा सवाल है दोस्तों, भाषा शिक्षण में वर्तनी अशुद्धियों को ठीक करने में उपयोगी है। इनमें से कौन सी परिस्थिति भाषा शिक्षण में वर्तनी अशुद्धियों को ठीक करने में उपयोगी है। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रुत लेखन जिसमें एक शिक्षक बोलता है और बच्चे लिखते जाते हैं, वो श्रुत लेखन भाषा शिक्षण में वर्तनी अशुद्धियों को ठीक करने में उपयोगी है। निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है। तो दोस्तों, यहाँ पर ग्रामोफोन सिर्फ श्रव्य सामग्री है, लिंगोफोन भी श्रव्य सामग्री है और रेडियो भी श्रव्य सामग्री है, जबकि टेलीविज़न श्रव्य और दृश्य दोनों है। हमारा सातवां सवाल है दोस्तों, द्विभाषी विधि का प्रयोग किस कक्षा में उपयोगी है। तो दोस्तों, यहाँ पर द्विभाषा का प्रयोग उच्च कक्षाओं में किया जाता है और ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। हमारा आठवां सवाल है, ध्वन्यात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा उत्तर माइकल सैमर ध्वन्यात्मक विधि के प्रतिपादक है। हमारा नौवां सवाल है दोस्तों, ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम क्या सिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, ध्वन्यात्मक विधि में सबसे पहले स्वर सिखाए जाते हैं, उसके बाद में व्यंजन सिखाए जाते हैं, उसके बाद में शब्द और शब्द के बाद में वाक्य। एक नंबर पहले स्वर, फिर व्यंजन सिखाए जाते हैं और उसके बाद में शब्द रचना और उसके बाद में वाक्य रचना। हमारा 10वां सवाल है दोस्तों, अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। तो दोस्तों, अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है श्यामपट्ट को, यानी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। हमारा 11वां सवाल है दोस्तों, रसास्वादन विधि आधारित है। तो इसमें से रसास्वादन विधि किस पर आधारित है। तो दोस्तों, रसास्वादन विधि रस पर आधारित है। प्राथमिक कक्षाओं में उच्चारण शुद्धि के लिए उपयोगी है। प्राथमिक कक्षाओं में उच्चारण शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है। तो दोस्तों, वाचन विधि उपयोगी है। हमारा अगला सवाल है, मूल्यांकन में निष्पक्षता रखने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो होते हैं वो मूल्यांकन में निष्पक्षता रखने के लिए ज़रूरी है। हमारा उत्तर होगा दोस्तों बी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो भी कविता हम बच्चों को बुलाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, कविता का मुख्य उद्देश्य है भाव एवं रसानुभूति करना, भाव और रस की अनुभूति करना, यह कविता का मुख्य उद्देश्य है। हमारा 15वां सवाल है दोस्तों, किस शिक्षण विधि में तकनीकी साधनों का सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों, दूरस्थ विधि में तकनीकी साधनों का सहारा लिया जाता है। हमारा 16वां सवाल है दोस्तों, सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि है। इनमें से कौन सी शिक्षण विधि सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभिकर्मित अनुदेशन विधि जो कि सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। हमारा 17वां सवाल है दोस्तों, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर अधिक बल देती है। तो दोस्तों, यहाँ पर भाषा संसर्ग प्रणाली
व्याकरण शिक्षा के व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल देती है। भाषा संसर्ग प्रणाली उपयोगी है। इनमें से भाषा संसर्ग प्रणाली किस में उपयोगी है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण में उपयोगी है। हमारा 19वां सवाल है दोस्तों, आगे गलत हो गया दोस्तों, थोड़ा सा ये देना वह नहीं है, यहाँ पर है व्याख्यान विधि को अन्य नाम से जाना जाता है। इनमें से किस अन्य नाम से व्याख्यान विधि को जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर भाषा वैज्ञानिक विधि व्याख्यान विधि को कहा जाता है। हमारा अंतिम सवाल है दोस्तों, व्याख्यान विधि को किस विधि के साथ उपयोग किया जाना सबसे अधिक लाभदायक रहता है? इनमें से किस विधि के साथ में हम व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा? तो दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि का अगर हम व्याख्यान विधि के साथ उपयोग करेंगे तो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। ये हमारे आज के 20 प्रश्न पूरे हो गए दोस्तों। आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे और साथ ही आपको अच्छे भी लगे होंगे। और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। साथ ही आप अपना सुझाव या किसी भी तरह की गलती के लिए कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। धन्यवाद।